नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज, 130 करोड़ लोगों की आवाज। जी आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। राष्ट्र की आवाज में मैं हूं आपके साथ मनीष अवस्थी। हर दिन मुंबई के सियासी महाभारत का नया अध्याय सामने आता जा रहा है। मुंबई महाभारत का हर अध्याय नए सियासी संकेत भी देता जा रहा है। अजान और हनुमान चालीसा का पाठ वाला घमासान आज दिल्ली पहुंच गया। आज इस महाभारत में केंद्र सरकार की एंट्री भी करवा दी। केंद्र सरकार से महाराष्ट्र की उद्धव सरकार पर एक्शन की गुहार भी लगाई गई। बीजेपी नेता किरीट सोमैया पर हमला हुआ था और सांसद नवनीत राणा की गिरफ्तारी बड़ा मुद्दा बनता दिखाई दे रहा है। कैसे ये मसले महाराष्ट्र की आघाड़ी सरकार की मुसीबत बढ़ा सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। मुंबई के सियासी महाभारत के अगले अध्याय में किस तरह के बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, ये भी मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा। कांग्रेस में भी बड़े बदलाव की तैयारी है। देश की सबसे पुरानी पार्टी में नए बदलाव की तैयारी है। प्रशांत किशोर को पार्टी में शामिल करने के फैसले में देरी तो हो रही है। पार्टी के अंदर काफी खींचतान भी जारी है, लेकिन प्रशांत किशोर के चुनावी जादू का आकर्षण कैसे सारी बाधा दूर कर रहा है, कांग्रेस को रणनीतिकारों के भरोसे आगे बढ़ने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर रहा है, ये भी आपको मैं समझाऊंगा। दिल्ली का केजरीवाल मॉडल देश की सियासी चर्चा के केंद्र में कैसे आ चुका है। आप इसकी तारीफ कर सकते हैं, आप इसकी बुराई कर सकते हैं, लेकिन आप इसे नजरअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते। चर्चा के कई एंगल हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह से दिल्ली का शिक्षा मॉडल देश की सियासत में अपनी जगह बना रहा है, शिक्षा में बड़े सुधार की उम्मीद जगाता है। दिल्ली मॉडल पर कैसे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान फिदा हो रहे हैं, तो केरल की सरकार का मूड खराब हो रहा है, मैं आपको बताऊंगा। महाराष्ट्र की सियासत में अजान और हनुमान चालीसा पाठ को लेकर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। मुंबई की लड़ाई अब दिल्ली आ चुकी है। केंद्र सरकार से मदद की गुहार लगाई जा रही है। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार को फेल साबित करने की कोशिश हो रही है। केंद्र की सरकार से हस्तक्षेप की मांग की जाने लगी है। कैसे नवनीत राणा की गिरफ्तारी और बीजेपी के बड़े नेता पूर्व सांसद किरीट सोमैया पर हमला दिल्ली में बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। क्या महाराष्ट्र में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन की तैयारी है? क्या बीजेपी बड़ा सियासी दांव चल सकती है? क्या मुंबई को केंद्र शासित क्षेत्र बनाने की तैयारी है? शनिवार के दिन, हनुमान के दिन महाराष्ट्र की सियासत में जो उबाल आया, हनुमान चालीसा पाठ को लेकर सियासी घमासान जिस तरह गहराया है, सवाल अब यही उठने लगा कि क्या महाराष्ट्र में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या महाराष्ट्र की सियासत में कोई सियासी मोड़ आने वाला है? अजान वर्सेज हनुमान वाली लड़ाई गहराती जा रही है। हनुमान चालीसा पाठ को लेकर जिस तरह का रवैया शिवसेना सरकार का देखने को मिला, शिवसेना की हिंदुत्व वाली ब्रांडिंग पर ही अब सवाल उठने लगे। जिस तरह से सांसद नवनीत राणा, उनके विधायक पति रवि राणा को जेल पहुंचाया गया, उन पर राजद्रोह जैसा संगीन आरोप लगाया गया। बीजेपी नेताओं को भी बख्शा नहीं जा रहा है। शिवसेना सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं।
हमारा ये सवाल है कि राणा दाम्पत्य जो है उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने खाली इतना ही कहा था ना कि हम वहां पर आकर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। ये कहना कि हम किसी एक स्थान पर आकर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, ये राजद्रोह का गुनाह होता है क्या? महिला को रात के समय में पुलिस कस्टडी में रखा गया है, क्या ये लोकशाही है? इसीलिए इस प्रकार की अनेक घटनाएं, भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग नेताओं के ऊपर हमले, जो भी उनके खिलाफ आवाज उठाएगा, पत्रकारों के ऊपर हमले, झूठे केस में फंसाना, किसी का घर तोड़ देना, किसी का मुंडन करना, किसी का मर्डर करना, इस प्रकार की अनेक घटनाएं, अनेक वारदात ये पिछले 1 साल में महाराष्ट्र में हुई है। हद तो तब हो गई जब बीजेपी नेता किरीट सोमैया पर भी हमला हो गया। किरीट सोमैया ने आरोप लगाया कि शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने उस वक्त हमला किया जब वो राणा दंपत्ति से मुंबई के खार थाने में मिलकर लौट रहे थे। उन पर शिवसेना के लोगों ने पथराव कर दिया। सिर्फ विषय किरीट सोमैया का नहीं है, विषय नेवी ऑफिसर से लेकर एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति का मुंडन किया जाता है। नेवल ऑफिसर के घर में शिवसेना के गुंडों उद्धव ठाकरे के कहने पे जाके मारते हैं। मनसुख हिरन की उद्धव ठाकरे के नियुक्त किए हुए 2 पुलिस ऑफिसर सुपारी लेके हत्या करते हैं। विधायक सांसद को जिंदा गाड़ने की धमकी दिया, जिंदा दफनाने की धमकी। और किरीट सोमैया जिसको जेड कैटेगरी सिक्योरिटी केंद्र सरकार ने दी है, उनको पुलिस स्टेशन के परिसर में पुलिसों के उपस्थिति में उनके सहकार्य से 70-80 शिवसेना के गुंडे उनका जान लेने का प्रयास करते हैं। जाहिर सी बात है, मुंबई बीजेपी के बड़े नेता किरीट सोमैया को निशाना बनाया गया और जिस तरह से नवनीत राणा का मामला सुर्खियां बटोर रहा है, राणा ने जो रण शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ सजाया और अब जो उसका असर सामने आया, शिवसेना को सबक सिखाने का ये बेहतरीन मौका बीजेपी अब हाथ से नहीं जाने देना चाहती। शायद यही वजह है कि महाराष्ट्र का सियासी शोर अब दिल्ली तक पहुंच गया है। दिल्ली पहुंचा मुंबई का महाभारत। केंद्रीय गृह सचिव से मिला बीजेपी का डेलीगेशन। उद्धव ठाकरे सरकार की शिकायत लेकर पहुंचा दल। महाराष्ट्र की महाअघाड़ी सरकार को घेरने की पूरी तैयारी। सोमवार सुबह से ही महाराष्ट्र की सियासी उठापटक की धमक दिल्ली में सुनने को मिली। उद्धव सरकार की शिकायत को लेकर बीजेपी का एक डेलीगेशन दिल्ली पहुंचा, गृह सचिव से मुलाकात की। महाराष्ट्र में जिस तरह से चुने हुए जनप्रतिनिधियों पर हमले हो रहे हैं, जिस तरह शिवसेना के नेता खुलेआम धमकाने का काम कर रहे हैं, इस पर जांच के लिए केंद्र की टीम भेजी जाए। जिस प्रकार से महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, जो कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, सामान्य नागरिक, चुने हुए प्रतिनिधि, इसके ऊपर जिस प्रकार से हमले होते हैं, अत्याचार हो रहे हैं, धमकियां दी जा रही है, जिंदा दफनाने की भाषा मुख्यमंत्री जी उनके प्रवक्ता कर रहे हैं, इसके बारे में और भी शिकायतें यहां पर आई है, ऐसा ध्यान में आया है। आज हमने ऐसे 7 एग्जाम्पल होम मिनिस्ट्री को दिए हैं। सिर्फ विषय किरीट सोमैया का नहीं है, विषय नेवी ऑफिसर से लेकर एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति का मुंडन किया जाता है। परिस्थिति चर्चा चिंताजनक है। गृह सचिव जी ने हमें आश्वस्त किया है कि इस विषय का हम गंभीरता से स्टडी कर रहे हैं। दिल्ली में किरीट सोमैया समेत महाराष्ट्र बीजेपी की डेलीगेशन ने गृह मंत्रालय में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से भी मुलाकात की। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बीजेपी के दल को आश्वस्त किया कि महाराष्ट्र में जो हो रहा है उसके संदर्भ में वो गृह सचिव अजय कुमार भल्ला के साथ
जरूर डिटेल में बात करेंगे और साथ ही ये भी आश्वासन दिया कि इस मुद्दे पर वो जल्द से जल्द महाराष्ट्र सरकार से रिपोर्ट भी मांगेंगे। दिल्ली की हलचल शिवसेना की पेशानी पर बल लाता दिखा। हो गया महाराष्ट्र में, किसी को यहाँ थोड़ा खून आ गया है हाँ, तो राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए वहां गए। बताइए, अगर आपकी कोई समस्या है तो आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मिलिए, महाराष्ट्र के गृह मंत्री से मिलिए, आप उनको अपना निवेदन दीजिए। लेकिन आप दिल्ली में जा रहे हो, ये क्या चल रहा है? उत्तर प्रदेश में 3 महीने में 17 बलात्कार हुए, हत्याएं हुई, आपको मालूम है? तो क्या राष्ट्रपति शासन लगाएंगे वहां? तो राज्य का लॉ एंड ऑर्डर का विषय है, राज्य देख लेंगे। योगी जी सक्षम है, मैं मानता हूं, योगी जी काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में काम हो रहा है, तो यहां से भागेंगे 4-5 लोग पकड़कर, दिल्ली में उठेंगे, महाराष्ट्र को बदनाम करेंगे। दूसरी ओर नवनीत राणा भी अपने हनुमान चालीसा वाली पॉलिटिक्स को विस्तार देती नजर आई। महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे सरकार पर कड़े प्रहार करती वो नजर आई। उन्होंने जो जंग मुंबई में शुरू की, उसकी धमक दिल्ली तक पहुंचाती नजर आई। मुंबई में हनुमान चालीसा को लेकर जो विवाद हुआ, उसके बाद गिरफ्तार अमरावती के निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर गुहार लगाई है। राणा ने पत्र में लिखा, शिवसेना मुख्यालय मातोश्री के बाहर उनका हनुमान चालीसा पढ़ने का मकसद सीएम उद्धव ठाकरे को हिंदुत्व के प्रति जगाना था, धार्मिक तनाव फैलाना नहीं। नवनीत राणा यही नहीं रुकी, इसके साथ उन्होंने आरोप लगाया कि जेल में उन्हें शौचालय तक जाने नहीं दिया जा रहा है और उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हुए अपशब्द कहे गए। नवनीत राणा के तेवर बता रहे हैं कि वो पीछे हटने वाली नहीं है। नवनीत राणा ने हाईकोर्ट से भी गुहार लगाई और उनके खिलाफ जो केस मुंबई में दर्ज किया गया, उसे खारिज किया जाए। संकेत साफ है कि अजान वर्सेज हनुमान वाली सियासत फिलहाल महाराष्ट्र में थमने वाली नहीं है। इसमें बीजेपी की तरफ से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी मोर्चा थाम रखा है। उद्धव सरकार पर हमला बोलते हुए देवेंद्र फडणवीस ने साफ कहा कि हनुमान चालीसा महाराष्ट्र में नहीं बोली जाएगी तो क्या पाकिस्तान में बोली जाएगी? एक विधायक इंडिपेंडेंट और एक सांसद इंडिपेंडेंट, ये लोग इतना ही अनाउंस करते हैं कि मुख्यमंत्री जी के निवास स्थान के सामने जाकर हम हनुमान चालीसा बोलेंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। मेरा सवाल यह है कि हनुमान चालीसा महाराष्ट्र में नहीं बोली जाएगी तो क्या पाकिस्तान में बोली जाएगी? इतना हनुमान चालीसा से इनको नफरत क्यों है? सारे मामले को लेकर उद्धव ठाकरे सरकार घिरती नजर आ रही है। मामले को अधिक तूल पकड़ता देखकर महाराष्ट्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, लेकिन सरकार का यह प्रयास ज्यादा असरदार नहीं दिखा, क्योंकि असरदार लोगों ने इस बैठक से दूरी बना ली। इस बैठक से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने दूरी बनाई। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने भी इसमें शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। महाबली हनुमान को लेकर महाराष्ट्र में महाभारत। जी हां, मुंबई के सियासी महाभारत का दिल्ली अध्याय कई संकेत दे रहा है। महाराष्ट्र की आघाड़ी सरकार की चुनौती बढ़ा रहा है। शिवसेना और बीजेपी के बीच की खींचतान गंभीर मोड़ पर आ चुकी है। संकेत तो यही सामने आ रहे हैं कि बीजेपी केंद्र सरकार महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी शुरू कर सकती है या फिर मुंबई को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का बड़ा दांव भी चल सकती है। महाराष्ट्र की सियासत में उबाल है। अजान और हनुमान चालीसा पाठ को लेकर घमासान है। अब इसकी गूंज दिल्ली के सियासी गलियारों तक पहुंचने लगी है। मुंबई से शुरू हुए अजान वर्सेज हनुमान वाली सियासत के कई आयाम हैं।
इसके बहाने महाराष्ट्र की सियासत में बड़े बदलाव की तैयारी है। इसी बहाने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की चर्चा है, तो इसी बहाने मुंबई केंद्र शासित क्षेत्र बनाने की मंशा भी सुर्खियों में है। शनिवार को मुंबई में हनुमान चालीसा के पाठ पर गरमाए सियासी विवाद का शोर सोमवार को दिल्ली पहुंच गया। यहां से कमान की बात हुई, केंद्रीय सत्ता को केंद्र में लाने की बात हुई, महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था संभालने की बात हुई। बात निकली तो दूर तक गई। बात बस विधायक रवि राणा की गिरफ्तारी की नहीं, बात बस सांसद नवनीत राणा के साथ हुए दुर्व्यवहार की नहीं, बात सुशांत सिंह राजपूत हत्याकांड की भी हुई। सवाल सत्ता पक्ष के नेताओं और पुलिस के साठगांठ पर भी उठाए गए। लगे हाथ केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग भी कर दी। बीजेपी नेता ऊपर ही नहीं, सभी के ऊपर चला है। अब नवनीत राणा क्या बीजेपी की नहीं है, वो सांसद है और उसका हस्बैंड विधायक है। ऐसे होते हुए जिस तरह से पुलिस बर्ताव उनको दे रहे हैं, ये सही नहीं है। आज किसको सुरक्षा व्यवस्था है? सुशांत की हत्या हो गई, हत्या के टाइम एक मिनिस्टर उधर उपस्थित था। दिशा सालियन के ऊपर अत्याचार हुए, उधर भी एक मंत्री था। मंत्री पुलिस मिलके अत्याचार कर रहे हैं, तो अभी इसमें राष्ट्रपति राजवट लगनी चाहिए। महाराष्ट्र के महाविकास अघाड़ी सरकार की इस घेराबंदी पर बीजेपी की इस तैयारी पर एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष और जल संसाधन मंत्री जयंत पाटिल ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। जयंत पाटिल ने कहा, विपक्ष के पास सरकार को अस्थिर करने के सारे उपाय खत्म हो चुके हैं। सरकार पूरी मजबूती के साथ काम कर रही है, तो अब बीजेपी के पास राष्ट्रपति शासन की मांग करने के सिवा और कोई चारा नहीं बचा है। लेकिन अगर ऐसा किया गया तो राज्य की जनता उठ खड़ी होगी, महाराष्ट्र जल उठेगा। महाराष्ट्र में नवनीत राणा ने अजान वर्सेज हनुमान चालीसा पाठ विवाद को नई ऊंचाई देने का काम किया। सांसद नवनीत राणा उद्धव सरकार को घेर रही हैं, उद्धव ठाकरे पर निजी हमले कर रही हैं, बीजेपी की बैटिंग आसान कर रही हैं। इसी वजह से मुंबई बीजेपी के नेता नवनीत के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, महाराष्ट्र में अपनी बड़ी तैयारी में जुटे नजर आ रहे हैं। लेकिन किरीट सोमैया पर हुए पथराव ने माहौल गरमा दिया। बीजेपी के लिए यह अपमान बर्दाश्त से बाहर हो गया। तुगलक की सरकार बन गई है। वो क्या समझते हैं, उद्धव ठाकरे कांग्रेस और एनसीपी का साथ क्या मिल गया, इतना इतराने की जरूरत नहीं है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे हमला हो रहा है। पहले किरीट सोमैया पे हुआ, मोहित भारतीय पे हुआ, उसके बाद नवनीत राणा और उनके रवि राणा पे हुआ। ये सरकार है या उस तरह से सरकार का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र में लोग को कुचलने वाली सरकार बन गई महाराष्ट्र सरकार। भारतीय जनता पार्टी चैन से नहीं बैठेगी, इनका करारा जवाब देंगे। नवनीत राणा ने जिस तरह से उद्धव ठाकरे को हिंदुत्व के मुद्दे पर घेरने के लिए मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा करने की चाल चली, अपने सियासी चाल में काफी हद तक कारगर भी रही। नवनीत राणा की इसी सियासी पिच पर खेलने की तैयारी में दिख रही है एनसीपी के नेता फहमीदा हसन खान। फहमीदा हसन खान ने गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर सभी धर्मों के पाठ के लिए अनुमति मांगी है। फहमीदा हसन ने कहा कि अगर रवि राणा नवनीत राणा को मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने से फायदा दिख रहा है, तो वो देश का फायदा करने के लिए पीएम मोदी के घर के बाहर सभी धर्मों का पाठ करना चाहती हैं। महाराष्ट्र में मचे सियासी घमासान के पीछे की एक बड़ी वजह है मुंबई को केंद्र शासित क्षेत्र बनाने की कवायद, और जिसकी ओर इशारा शिवसेना के कद्दावर नेता संजय राउत करते हैं। बताया जा रहा है कि मुंबई को एक केंद्र शासित प्रदेश की तैयारी में बीजेपी जुटी हुई है और जिसका नेतृत्व किरीट सोमैया जैसे बड़े नेता कर रहे हैं और साथ दे रहे हैं मुंबई के व्यापारी और बिल्डर। बाकायदे एक प्रेजेंटेशन भी केंद्रीय गृह मंत्रालय में पेश किया जा चुका है। इसके लिए प्रेजेंटेशन चल रहा है, मीटिंगें हो रही है, उसके लिए भी धन इकट्ठा किया जा रहा है
और ये मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। मैं लॉ मेकर हूँ, मैं सांसद हूँ 20 साल से, मैं शिवसेना का नेता हूँ। मैं महाराष्ट्र के आंदोलन में हमेशा फ्रंट पर रहा हूँ। किसी भी तरह का आंदोलन हो मुंबई महाराष्ट्र के बारे में, मैं और मेरा परिवार, हम सब लोग, इसलिए मेरी वेदना में बोल रहा हूँ। और ये लोग हमें महाराष्ट्र को पहले बदनाम करेंगे, मुंबई को बदनाम करेंगे, और बाद में उनका जो चल रहा है एक षड्यंत्र, ये षड्यंत्र महाराष्ट्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये बात मुख्यमंत्री साहब को भी मालूम। महाराष्ट्र में जिस तरह बीजेपी ने सत्ता की जीती बाजी हारी है, बदले की किसी भी तरह की सियासी तैयारी से इनकार नहीं किया जा सकता। हिंदुत्व वाली सियासत को बड़ा झटका देते हुए जिस तरह शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी से गठबंधन कर सरकार बना ली, शिवसेना को समय समय पर हिंदुत्व की अग्नि परीक्षा से भी गुजरना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। नारायण नारायण। जी हाँ, नारायण राणे ने इसके पहले भी कई बार भविष्यवाणी की है कि महाराष्ट्र में सरकार गिरने वाली है, और इसके साथ साथ इनकी जो पिछली भविष्यवाणी है वो ये कि जून तक सरकार गिर सकती है। आगे बढ़ते हैं, शाहनवाज हुसैन को आपने सुना, उन्होंने कहा कि शिवसेना को कांग्रेस और एनसीपी का साथ मिल गया तो शिवसेना इतरा रही है। एक कहावत है, मुसीबत में घबराना नहीं और कामयाबी पर इतराना नहीं। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी अपनी आवाज, राष्ट्र की आवाज जारी है। यह ब्रेक के बाद राष्ट्र की आवाज में आपका फिर एक बार स्वागत है। एक वक्त था जब देश के ज्यादातर सूबों में कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, लेकिन अब हालात बदल गए। महज 2 राज्यों में कांग्रेस के अपने मुख्यमंत्री हैं। लोकसभा सदस्यों की संख्या डबल डिजिट से आगे नहीं बढ़ पा रही। हार से हताश कांग्रेस अब नई प्लानिंग यानी कि नियोजन में जुट गई है। कांग्रेस आलाकमान चुनावी रणनीतिकार पीके प्रशांत किशोर के लगातार संपर्क में और कई बार प्रेजेंटेशन भी हुए। पीके ने अपनी सियासी संजीवनी का फॉर्मूला पार्टी से शेयर कर दिया है। कर्नाटक में भी कांग्रेस ने एक प्रोफेशनल प्लानर को यह काम और जिम्मा दिया, यानी देश की सबसे पुरानी पार्टी अब प्रोफेशनल रणनीतिकारों के भरोसे दिखाई देती है। प्रोफेशनल रणनीतिकारों के भरोसे देश की सबसे पुरानी पार्टी। प्रशांत किशोर कर पाएंगे कांग्रेस की जीत पक्की। कानू गोलू कर पाएंगे कर्नाटक कांग्रेस में कमाल। देश की सबसे पुरानी पार्टी की हालत पतली है। 2014 के बाद से पार्टी के ग्राफ में लगातार गिरावट देखी जा रही है। आलम यह है कि कांग्रेस का सरकारी किला महज 2 राज्यों में ही बचा है। देश की सियासत को तय करने वाले लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस पिछले 2 चुनाव में ट्रिपल डिजिट में भी एंट्री नहीं कर पाई। कांग्रेस की खराब हालात को देखते हुए पार्टी में अंतरखाने आए दिन चर्चा होती रहती है। एक बार फिर से चर्चा तेज है। 2024 को ध्यान में रखकर पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी है। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी एक्शन में है। बढ़ती उम्र को धता बताकर लगातार वो बैठक कर रही है। पीके यानी प्रशांत किशोर को अब अपने रथ का सारथी बना सकती है। एक वक्त था जब पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक कोई भी सूबा हो, चारों तरफ कांग्रेस का राज था। लेकिन बदलते वक्त में पंजा सिकुड़ता चला गया। 1984 में कांग्रेस पार्टी के खाते में 400 से अधिक सांसद थे। 2019 तक आते आते 53 सांसदों पर सिकुड़ गया। और यही वजह है कि पार्टी को फिर से ऑल इंडिया लेवल तक पहुंचाने के लिए प्रोफेशनल रणनीतिकारों की जरूरत पड़ रही है। और इसमें प्रशांत किशोर एकदम सटीक बैठ रहे हैं।
मोदी सरकार को रोकने के लिए पीके ने पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस के बड़े नेताओं के सामने 600 से अधिक पावर पॉइंट्स प्रेजेंटेशन किया। पीके ने बताया कि 2014 और 2019 में जबरदस्त हार का सामना कर चुकी कांग्रेस 2024 में कैसे बीजेपी के सामने खड़ी हो सकती है। खबरों के मुताबिक पीके के फॉर्मूले में से 370 सीटों पर फोकस। यूपी बिहार समेत ज्यादातर राज्यों में एकला चलो। बंगाल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में गठबंधन। विपक्षी दलों के साथ आपसी तालमेल। पार्टी को राष्ट्रवाद की अपनी परिभाषा पेश करने की जरूरत है। पीएम मोदी की कल्याणकारी स्कीम के विकल्प में नैरेटिव। अपने प्रेजेंटेशन के जरिए पीके ने पार्टी के बड़े नेताओं के सामने रोड मैप बताया है। उन्होंने कुछ मंत्र भी दिए ताकि फिर से कांग्रेस के अच्छे दिन लौट सके। इसके लिए पीके ने संगठन में बदलाव की बात कही है। इसके अलावा पीके के पास एक ट्रिपल पी फॉर्मूला है, जिसके मुताबिक नेतृत्व के मुद्दे का जल्द समाधान, वक्त रहते गठबंधन के मुद्दे को सुलझाना, जमीनी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर भरोसा करना, लोगों से जुड़ने के लिए कम्युनिकेशन सिस्टम मजबूत करना, पार्टी को पुराने सिद्धांतों पर पूरी तरह फोकस रहना। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। अकेले दम पर बीजेपी के 300 से अधिक सांसद चुनकर आए। बीजेपी की आंधी में विपक्ष उड़ गया। इस जबरदस्त जीत पर भी पीके को कांग्रेस को जिताने के लिए मौका दिख रहा है। वोटों के गणित के जरिए पीके ने समझाया कि कांग्रेस कैसे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को हरा सकती है। बीजेपी को 2019 में 38% वोट मिले थे, यानी 62% लोगों को बीजेपी पसंद नहीं है। और इन 62% वोटों पर पीके की नजर है। पीके 600 स्लाइड के जरिए कांग्रेस के रणनीतिकारों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस के फिर से अच्छे दिन हो जाएंगे। लेकिन इन सब के बावजूद कांग्रेस में पीके की राह आसान नहीं होने वाली, क्योंकि पीके के सामने कई चुनौतियां खड़ी हैं। संगठन को खड़ा करना, पार्टी में अंदरूनी कलह, असंतुष्ट नेताओं को मनाना, सामूहिक नेतृत्व की कमी, पार्टी में काम की आजादी, विपक्षी एकता को तोड़ना। पीके के साथ कांग्रेस लगातार बैठक कर रहे हैं। पीके के प्रेजेंटेशन से पार्टी में एक उम्मीद जगी है। पार्टी के कई नेताओं को लग रहा है कि अगर पीके की रणनीति पर आगे बढ़ा जाए तो परिणाम बेहतर हो सकते हैं। पार्टी के नेता चाहे जो भी सोचे, लेकिन सवाल यही है कि क्या पीके कांग्रेस का कायाकल्प कर पाएंगे? और कांग्रेस के पास अब खोने के लिए बाकी क्या है? कांग्रेस तो इस स्थिति में है कि सब कुछ लुटा के कुछ बचा लो। पीके का एक सुनहरा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और इन परिस्थितियों में वही एक बेस्ट बेट है। कुछ समझौता पीके को करना पड़ेगा, काफ़ी समझौता कांग्रेस को करना पड़ेगा, तभी ये पार्टनरशिप सक्सीड कर सकती है। हार की वजह से कांग्रेस पहले से परेशान है। इसके बाद G23 के नेता गाहे बगाहे ऐसा बयान देते हैं जो कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के लिए परेशानी का सबब बन जाता है। कांग्रेस के अंदर उठ रहे ज्वार को पीके संभाल पाएंगे, इस पर विशेषज्ञों की राय बहुत मायने रखती है। देखिए, पीके के साथ से ज़्यादा तो ये कांग्रेस लीडरशिप को ख़त्म करना है। पीके तो एक इलेक्शन एक्सपर्ट हैं, इलेक्शन रणनीतिकार हैं, और इस सब के पीछे क्या है?
यही कांग्रेस पार्टी थी जो गांधी परिवार के नाम पे जान देने को तैयार थी। अब सवाल उठा रहे हैं इसलिए कि कांग्रेस गांधी परिवार अब चुनाव नहीं जीताते। अगर पीके सक्सीड कर जाते हैं और 2-4 चुनाव जीत जाती कांग्रेस पार्टी, तो ये जो सारे आपको तेवर लोगों के दिख रहे हैं, जो स्वर उठ रहे हैं, ये सब बैठ जाएंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अगर कांग्रेस पीके के भरोसे है तो 2023 में होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए उसने सुनील कानुगोलु को चुना है। कर्नाटक कांग्रेस ने सुनील कानुगोलु को सूबे की सियासत में रणनीति बनाने का काम दिया है। कानुगोलु भले ही पीके की तरह विख्यात नहीं हो, लेकिन वो भी चुनावी रणनीति बनाने में माहिर है। 2014 के चुनाव में पीके के साथ बीजेपी के लिए रणनीति बनाई थी। 2017 में यूपी में बीजेपी के जीत के शिल्पकार रहे हैं। 2017 में गुजरात, कर्नाटक और उत्तराखंड बीजेपी के लिए योजना बनाई। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी के लिए सुनील कानुगोलु रणनीति बना चुके हैं और अब कांग्रेस के लिए विधानसभा चुनाव में रणनीति बनाने पर काम करेंगे। हालांकि इसका फायदा कितना मिलेगा ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा, लेकिन सुनील कानुगोलु का अनुभव जाहिर करता है कि वो ज्यादातर प्लानिंग में सफल रहे हैं। केंद्र और कर्नाटक हर जगह कांग्रेस की हालत ठीक नहीं है। 2014 से ही कांग्रेस केंद्र की सत्ता से बाहर है। लगातार 2 चुनाव में कांग्रेस पार्टी 50 सीट के आसपास ही रही। कर्नाटक में भी कांग्रेस की हालत ठीक नहीं है। ऐसे में देश की सबसे पुरानी पार्टी प्रोफेशनल रणनीतिकारों का सहारा ले रही है ताकि आगामी चुनाव में कांग्रेस का इकबाल फिर से बुलंद हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। कांग्रेस प्रोफेशनल रणनीतिकारों का सहारा ले रही है तो वहीं पंजाब की नई सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली मॉडल को देखने के लिए यानी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान 2 दिवसीय दौरे पर हैं। 2 दिन के दौरे पर आज उन्होंने स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक और अस्पताल देखा। तीनों जगह का निरीक्षण किया। दिल्ली मॉडल के जरिए भगवंत मान ने केजरीवाल सरकार को सराहा भी। केजरीवाल सरकार को भगवंत मान सराहा रहे। भगवंत मान ने कहा कि दिल्ली मॉडल को पंजाब में वो लागू करेंगे। एक तरफ पंजाब मान सरकार का मन दिल्ली मॉडल मोह रहा है, खींच रहा है उनको, तो वहीं दूसरी तरफ केरल सरकार का मूड कुछ खराब हो रहा है। इस रिपोर्ट से आप जानिए और समझिए पंजाब और केरल का हाल। पंजाब के मुख्यमंत्री ने देखा दिल्ली मॉडल। केजरीवाल की पाठशाला में भगवंत मान। मोहल्ला क्लिनिक देखकर प्रसन्न हुए भगवंत। देश में केजरीवाल मॉडल को काफी सराहा जा रहा है। दिल्ली के स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी दिल्ली के स्कूलों और अस्पतालों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री भगवंत मान दिल्ली के कालकाजी स्थित सरकारी स्कूल देखने गए। उनके साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी थे और साथ साथ डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत कई लोग मौजूद रहे। पंजाब के मुख्यमंत्री को छात्रों ने गुलदस्ता देकर स्वागत किया। मुख्यमंत्री मान ने छात्रों से हल्की फुल्की बात की और पढ़ाई के बारे में जानकारी ली। मतलब ये एजुकेशन ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਕੂਲ ਹਜੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਡਿਜੀਟਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਬੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ मतलब मैं इस तरह का स्कूल जिहड़ा ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇਖੇ ਨੇ बट इस लेवल ਤੇ इंडिया च मैं कुछ देखा और बहुत सारे बच्चों तो पूछा भी कि वो पहला कितने पढ़ते सी। बहुत सारे बच्चे बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल छड्ड के आए ने तो वो कहते सी इत्थे सानू ज़्यादा फैसिलिटियां मिल रही ने। अपने 2 दिन के दिल्ली दौरे पर आए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान स्कूल के दौरे के बाद चिराग दिल्ली स्थित मोहल्ला क्लिनिक पहुंचे।
इस दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भगवंत मान को बताया कि मोहल्ला क्लिनिक कैसे काम करता है, क्लिनिक में किन किन बातों का खासा ध्यान रखा जाता है। सीएम मान ने इस दौरान मोहल्ला क्लिनिक मरीजों से भी बातचीत की और इलाज सुविधाओं के बारे में जाना, पूछा। पंजाब के मुख्यमंत्री पूरे दिन एक्शन में रहे। स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक देखने के बाद राजीव गांधी सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल गए और वहां का जायजा लिया, अस्पताल के बारे में जाना। अस्पताल देखकर सीएम मान काफी खुश हुए। दिल्ली की केजरीवाल सरकार सूबे के शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल को लेकर काफी तारीफ अपनी करती है। दूसरे राज्यों को दिल्ली मॉडल के बारे में बताती है। और इन सब के बीच आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी के एक दावे से पार्टी की किरकिरी हो गई। आतिशी ने दावा किया कि हाल ही में केरल के अधिकारियों के दल ने दिल्ली स्कूल का दौरा किया और जिसे केरल सरकार ने खारिज कर दिया। केरल सरकार के शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी ने आतिशी के दावे पर कहा, शिक्षा विभाग ने दिल्ली के शिक्षा मॉडल का अध्ययन करने के लिए किसी भी अधिकारी को नहीं भेजा। आम आदमी पार्टी की विधायक ने किन अधिकारियों का स्वागत किया, हम भी जानना चाहते हैं। पिछले महीने दिल्ली के अधिकारियों की टीम केरल के शिक्षा मॉडल का अध्ययन करने आई थी। हमने दिल्ली से आए अधिकारियों को हर संभव मदद की। दरअसल आतिशी ने कुछ तस्वीरें ट्वीट करते हुए लिखा था कि कालका जी के स्कूल में केरल के अधिकारियों की मेजबानी करना खास रहा। वो हमारे शिक्षा मॉडल को अपने राज्य में लागू करने के इच्छुक थे। आतिशी के इसी ट्वीट को रिट्वीट करते हुए केरल के शिक्षा मंत्री ने स्पष्टीकरण देते हुए दावे को उनके खारिज कर दिया, जिसके बाद बीजेपी को केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को घेरने का एक बड़ा मौका मिल गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। जी अब राष्ट्र से निकलकर चलते हैं जंग के मैदान। जंग के मैदान रूस यूक्रेन युद्ध तीसरे महीने में प्रवेश कर गया है। यूक्रेन में हर तरफ तबाही का आलम है। इस बीच अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन और रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन जंग के बीच यूक्रेन पहुंचे और कीव में राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से मिले। जेलेंस्की से मुलाकात के बाद अमेरिका ने कीव में एक बार फिर अमेरिकी दूतावास खोलने का ऐलान कर दिया। यूक्रेन में अमेरिकी राजदूत की होगी नियुक्ति। इतना ही नहीं, अमेरिका ने यूक्रेन को $700 मिलियन की अतिरिक्त सैन्य सहायता देने की घोषणा भी कर डाली। रूस यूक्रेन जंग 3 दिन की लड़ाई तीसरे महीने में आई। यूक्रेन में रूसी हमले से हर तरफ तबाही ही तबाही। रूसी हमले से यूक्रेन में शहर शहर श्मशान। चर्निहाइव से मारियोपोल तक मौत का मातम। यूक्रेन में रूसी हमला तीसरे महीने में दाखिल हो चुका है। रूसी बमबारी और मिसाइल हमले से यूक्रेन पूरी तरह तबाह हो गया है, लेकिन युद्ध की तपिश कम होने की जगह और बढ़ती जा रही है। यूक्रेन के चर्निहाइव, सुमी, खार्किव, डोनबास, लुहांस्क, राजधानी कीव, डोनेस्क, खेरसान और मारियोपोल में भीषण तबाही का आलम है। हर तरफ खंडहर ही खंडहर दिख रहा है। बड़ी बड़ी इमारतें हवाई हमले में खंडहर हो गई। शहर श्मशान में तब्दील हो गया। इन सब के बीच रूस ने डोनबास पर कब्जे की तैयारी शुरू कर दी है। इस बड़े ऑपरेशन के लिए रूसी एयरफोर्स पूरी तरह तैयार है। रूसी फाइटर प्लेन कम ऊंचाई पर उड़ते दिखे। रूसी सेना ने दक्षिणी शहर मारियोपोल पर हमले किए। यहां पर एक इस्पात संयंत्र पर भी हमला किया गया।
कहा जा रहा है कि यूक्रेन के लोग जान बचाने के लिए आश्रय ले रहे हैं। इतना ही नहीं, मारियोपोल लहूलुहान हो गया। एक बुजुर्ग महिला खून से लथपथ दिखी। जेलेंस्की के शहर पर हमले का खतरा। रूसी सेना यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के शहर क्रीवी पर हमले की तैयारी कर रही है। शहर की डिफेंस फोर्स आने वाले दिनों में रूस क्रीवी पर हमला कर सकता है, लेकिन यूक्रेन भी किसी भी हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। चेर्निहाइव में एक स्कूल पर हवाई हमले के बाद सोशल मीडिया पर खून से लथपथ एक महिला का वीडियो वायरल हो रहा है। इस हमले में एक महिला बुरी तरह जख्मी दिख रही है। उसकी आंखें खराब हो गई है। हालांकि अधिकारियों ने स्कूल का नाम नहीं बताया, लेकिन तस्वीरों से यही लगता है कि बिल्डिंग पर हमला हुआ। कहा यह भी जा रहा है कि रूसी विमान के हमले में 2 स्कूल मलबे में तब्दील हो गए। इस हमले में कम से कम 9 लोगों की मौत हुई और 4 लोग बुरी तरह घायल हुए हैं। लगातार रूसी हमले का यूक्रेनी सेना ने डोनबास में जबरदस्त जवाब दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यूक्रेन के मिसाइल अटैक में रूस के 2 ऑयल स्टोर पूरी तरह तबाह हो गए। दोनों ऑयल स्टोर आग की लपटों में हैं। ऊंची ऊंची लपटें दिख रही हैं। दरअसल ये ऑयल स्टोर रूसी सेना को तेल मुहैया करा रहे थे। ये स्टोर सिटी ऑफ ब्रांच से 70 मील की दूरी पर यूक्रेन बॉर्डर पर है। ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने यूक्रेन के इस हमले की पुष्टि की और इन सब के बीच यूक्रेनी मिसाइल हमले से बौखलाए रूस ने मारियोपोल में बम बरसाए हैं। लेकिन ब्रिटेन का कहना है कि यूक्रेन की सेना ने रूसी सेना को जबरदस्त जवाब दिया है। यूक्रेन को 700 मिलियन का ऐड। रूस यूक्रेन के हमले को 2 महीने से अधिक वक्त हो गए हैं। अमेरिका ने यूक्रेन को अपना समर्थन जारी रखा है और इन सब के बीच अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन और रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से कीव में मुलाकात की। 24 फरवरी से शुरू हुए रूसी हमले के बाद ब्लिंकन और ऑस्टिन का यूक्रेन का दौरा करने वाले अमेरिका के पहले सीनियर मंत्री हैं। इस दौरान उन्होंने यूक्रेन को $700 मिलियन की अतिरिक्त सैन्य सहायता का ऐलान किया है। इन सब के बीच अमेरिका ने यूक्रेन की राजधानी कीव में अपने दूतावास फिर से खोलने की घोषणा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन यूक्रेन में नए राजदूत के तौर पर ब्रिजेट ब्रिंक के नाम का ऐलान करने वाले हैं। अमेरिकी विदेश विभाग ने इस बात की जानकारी दी। ब्रिजेट ब्रिंक फिलहाल स्लोवाकिया में अमेरिकी राजदूत हैं। ब्रिंक के पास इस क्षेत्र का खासा अच्छा अनुभव है। वो जॉर्जिया, उज्बेकिस्तान, ताशकंद में अमेरिकी मिशन के डिप्टी चीफ रह चुके हैं। जेलेंस्की ने फिर की हथियार की मांग। यूक्रेन पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा सचिव लॉयड ने पहले यूक्रेन को 700 मिलियन की सहायता राशि देने का ऐलान किया है, लेकिन 2 महीने से ज्यादा समय से रूसी जंग का दंश झेल रहे जेलेंस्की ने फिर अमेरिका से हथियारों की मांग की है। उन्होंने कहा कि बिना हथियार और गोला बारूद के रूसी सेना का मुकाबला करना बेहद मुश्किल काम है। जेलेंस्की ने अमेरिका के नेताओं से लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, फाइटर प्लेन और घातक हथियारों की मांग की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। अमेरिकी नेताओं के कीव पहुंचने का मतलब आप जानते हैं। अमेरिकी नेताओं के कीव पहुंचकर यह कहना कि जरूर देखिएगा रूस ये जंग हारने वाला है, बहुत मायने हैं। और अब चूंकि राजदूत ये कह रहे हैं कि वहां पर एम्बेसी खुल जाएगी, तो ये साफ संकेत देता है कि जेलेंस्की के साथ अमेरिका अब खुलकर सामने खड़ा है। और अमेरिका अगर वहां मौजूद रहेगा तो जाहिर सी बात है
रूस के साथ साथ रीअलाइनमेंट की जो बात होती है कि दुनिया में बहुत सारे बदलाव आएंगे, वो भी साफ दिखाई देता है। राष्ट्र की आवाज में आज के लिए बस इतना ही। कल तक के लिए नमस्कार।